हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशंस। तो पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखे थे जो चंडीगढ़ के टीजेटी साइंस नॉन मेडिकल 2024 के पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलोस्फेरिकल सेल। किसी भी होलोस्फेरिकल सेल समझते हो कि जिसके मास सिर्फ सरफेस पर है, अंदर कोई मास नहीं है, उसके डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी होलोस्फेरिकल सेल का वो 2/3 mr² होता है। और आपसे कह रहा है रेडियस गिवन है, r उसकी रेडियस है, m उसका मास है। तो आपको रेडियस कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और सरफेस डेंसिटी ऑफ मास, सरफेस डेंसिटी मान लेते हैं हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सरफेस डेंसिटी कितनी है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस डेंसिटी आपको गिवन है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सीजीएस यूनिट में पूछा है। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है कि सीजीएस यूनिट में अगर हम मास को, तो मास को किस में रखेंगे, ग्राम में, रेडियस को किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में, तब जो आंसर आएगा वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि रेडियस तो हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है लेकिन मास नहीं गिवन है, तो मास जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि सिग्मा जो है सरफेस मास डेंसिटी, अगर सिग्मा हमारी सरफेस मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी अगर हमारी सिग्मा है तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास और बाय सरफेस एरिया, बाय टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल मास अगर हम m लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr²। और यही सिग्मा के इक्वल है, तो टोटल मास कितना आएगा, सिग्मा इंटू में 4πr²। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पर 2/3 है, 2/3 m की जगह सिग्मा इंटू 4π कैपिटल r² रख देते हैं और साथ में r² और था, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3 और पाई भी आएगा, सिग्मा भी आएगा और r की पावर 4। तो अगर मैं इसको करूं तो 3 नीचे रहेगा ओनली, 4 दूनी 8, पाई सिग्मा r की पावर 4। अब हमें सभी वैल्यू इसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अब देखो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, 8/3 पाई सिग्मा r की पावर 4। r हमें कितना गिवन था, 2 सेंटीमीटर। सिग्मा हमें कितना गिवन है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा जो आंसर है वो पाई की टर्म में था, तो पाई को तो हम एज इट इज रखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 8/3 पाई, सिग्मा की जगह 3 रख दिया और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये चीज़ आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आई, 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 पाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 128 पाई। तो अगर हम आंसर को देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 128 पाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आपने कैसे किया, आपका जो आंसर था वो पाई की टर्म में था इसलिए मैंने पाई को एज इट इज रखा, वैल्यू नहीं रखी 22/7। और 16 अट्ठे 128 होता है तो इसका आंसर कितना आ गया, 128 पाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एल ऑफ ए मेटेलिक वायर। कि कोई आपको मेटेलिक वायर गिवन है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है l, ऑफ ए यंग मॉडुलस कितना है y, इंक्रीजेज बाय l, स्मॉल l। मतलब इसकी लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया स्मॉल l से, पहले तो कितनी थी, कैपिटल L, और आपने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया स्मॉल l बाय विद सम वेट लोड करके। मतलब इसके नीचे आपने कोई लोड अटैच कर दिया यहाँ पे और इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम्स। तो अब आपको पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम्स, मतलब इसके अंदर स्ट्रेच आने की वजह से हम किसी के विपरीत काम करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/2 स्ट्रेस गुणा में स्ट्रेन। ये एक फॉर्मूला है जो आप
उस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो अब 1/2 स्ट्रेस गुणा में स्ट्रेन। देखो स्मॉल एल और कैपिटल एल देखा जाए ये तो स्ट्रेन की टर्म में आएगा। स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज कितना हुआ है लेंथ में? स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल। अब देखो वाई स्मॉल एल और कैपिटल एल की टर्म में है तो हमें स्ट्रेस को चेंज करना पड़ेगा ना। और जो यंग मॉडुलस होता है वो किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रेस है उसको क्या लिख सकता हूँ? वाई गुणा में स्ट्रेन। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी जो 1/2 वाई और एक स्ट्रेन ये और एक ये, तो स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 वाई। स्ट्रेन क्या होगा? स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का स्क्वायर। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है, यहाँ पर स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का स्क्वायर है। तो ये आंसर आपका देखो स्मॉल एल बाय कैपिटल पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर एल का स्क्वायर है सिर्फ, यहाँ पर नीचे का, हमें तो पूरे का स्क्वायर चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ हैवी स्टेबल न्यूक्लियस। मतलब प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? हैवी मतलब बड़े, जहाँ पर नंबर मतलब उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। स्टेबल न्यूक्लियस मतलब जो स्टेबल है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज़्यादा होंगे, कम होंगे, बराबर होंगे या हाफ होंगे। हमें पता है कि हम n/z रेशियो से भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो n/z रेशियो से भी डिसाइड होती है और जिसकी वैल्यू 1 और 1.3 के बिटवीन या इक्वल हो सकती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। और इसी को या इसी रीजन में आपकी जोन ऑफ स्टेबिलिटी आती है। n और z का अगर हम ग्राफ बनाए, ये लाइन जो है डॉटेड लाइन n/z इक्वल टू 1 के लिए है और ये n/z नियरली 1.3 के लिए है। तो इसके बीच में जो ये रीजन है इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ स्टेबिलिटी। जो न्यूक्लियस इस रीजन में आते हैं वो स्टेबल होते हैं। फॉर लाइट न्यूक्लियस के लिए n/z की वैल्यू 1 होती है, फॉर हैवी न्यूक्लियस के लिए n/z की वैल्यू 1.3 होती है। तो यहाँ पर 1.3 है हैवी न्यूक्लियस के लिए, तो n जो है ज़्यादा होगा z से, तभी तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से हैवी न्यूक्लियस में, और ये होता भी है। जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हो तो जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे सोडियम का लगा लो, सोडियम 1123 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। तो बढ़ गया ना एक से ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या कम रह जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जैसे हमारा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार की डोपिंग नहीं मिलाते हैं। लेकिन वो क्यों? फिर हम देखो प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है। प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हमें उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना हो, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं हम? इंक्रीज। तो एक तरीका होता है टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ज़्यादा होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। और दूसरा तरीका है डोपिंग कर दो। अगर आप डोपिंग करते हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देते हो। तो अगर आप डोपिंग पेंटावैलेंट की करते हो, पेंटावैलेंट, या फिर डोपिंग आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट एटम्स भी कर सकते हो या पेंटावैलेंट एटम्स भी कर सकते हो। अगर पेंटावैलेंट एटम करते हो तो वो डोनर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी होती है ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है, एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। तो देखो क्या आंसर है आपका
कि पहला कह रहा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सही बात है। कंडक्टिविटी किसी प्योर सेमीकंडक्टर की आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मिक्सिंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स, एक्सेप्टर जो एटम है, जो ट्राईवैलेंट एटम्स है, उनको ऐड करके कर सकते हो मिक्स करके, या डोनर इम्प्योरिटी एटम्स को मिक्सिंग करके कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मीन्स आप जब डोपिंग करते हो तो पेंटावैलेंट जो एटम्स होते हैं वो आपके डोनर एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और अगर आप ट्राईवैलेंट एटम्स ऐड करते हो, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स ऐड करते हो, तो वो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं आपके। एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो अगर आप डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हो या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उससे भी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलोंग विद बीटा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन कहता है जब बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं, बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो एक और पार्टिकल निकलता है, मतलब x से y बन गया और y एक बीटा पार्टिकल निकल गया, तो एक पार्टिकल और निकलता है। ये कहता है कि आपका कोई पेरेंट न्यूक्लियस था, पेरेंट न्यूक्लियस में से एक ये बन गया आपका डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस जब बना तो उसने एक बीटा पार्टिकल निकाला था। तो कहता है कि एक पार्टिकल और निकलता है जिसका चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है 0, विद 0 चार्ज, मतलब चार्जलेस है, कोई भी चार्ज नहीं है। इज एमिटेड टू कंजर्व द एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व करता है। वो पार्टिकल क्या है? हमें पता है वो जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो होता है। वो या तो न्यूट्रिनो होता है या फिर एंटी न्यूट्रिनो होता है, सही बात है। या तो वो न्यूट्रिनो होता है या एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो लेकिन हमें पता है बीटा पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं ना। अगर बीटा माइनस होता है तो वहाँ पर क्या निकलता है? वहाँ पर होता है एंटी न्यूट्रिनो, वहाँ पर निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। अगर बीटा प्लस निकलता है तो वहाँ पर निकलेगा न्यूट्रिनो आपका। बीटा माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। मतलब अगर आपका y बना है, x से y बना, यहाँ पर x से y बना, प्लस क्या बन गया? ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। ये E प्लस क्या है? पॉजिट्रॉन है। E प्लस क्या है? पॉजिट्रॉन, जो क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन। और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल निकला, यहाँ पर एंटी पार्टिकल है तो यहाँ पे पार्टिकल निकला। तो इन द सेंस ये बीटा माइनस और कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही है और बीटा प्लस ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो इस कंफ्यूज मत हो ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये बीटा माइनस क्या है? E माइनस ही है। बीटा प्लस क्या है? E प्लस ही है आपका। तो एक जो बीटा पार्टिकल जो निकलते हैं उनके साथ एक चार्ज लास्ट जो पार्टिकल निकलता है ताकि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड हो सके, वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो ही निकलते हैं। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या है, मिजोन पार्टिकल तो निकले नहीं होंगे, पॉजिट्रॉन भी नहीं निकले होंगे, न्यूट्रॉन भी नहीं निकला होगा, तो क्या निकला होगा? एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका जो आंसर होगा वो एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अगेन।